बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़हीम, आपके अपने चैनल टैक्स टॉक विद फ़हीम पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, कुछ अहम सवालात। क्या आपका एम्प्लॉयर आपकी तनख्वाह में से इजाफी टैक्स तो नहीं काट रहा? और क्या आप अपनी लाइलमी की वजह से अपनी तनख्वाह से ज़्यादा टैक्स तो नहीं दे रहे? और क्या आपका एम्प्लॉयर आपको किसी भी एडवांस मद में काटे गए टैक्स को एडजस्ट करना अलाउ करता है? और क्या आप रिफंडेबल टैक्स को अपनी सैलरी के टैक्स में एडजस्ट करवा सकते हैं? अगर आप तनख्वाहदार हैं तो ये वीडियो आपको ये तमाम मालूमात देगी जिसकी मदद से आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकेंगे। तो आइए जानते हैं, कानून के मुताबिक एक सैलरीड इंडिविजुअल को उसकी टैक्सेबल इनकम में कौन कौन से टैक्स एग्जम्प्ट हैं, क्या टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं और कौन सी टैक्स एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इन तीनों कैटेगरी में तमाम पॉइंट्स को तफसीली तौर पर मैं आपको स्क्रीन पे आपसे डिस्कस करता हूं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एडजस्टेबल टैक्सेस। ये वो एडवांस टैक्सेस हैं जो कुछ लिस्टेड ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई प्रॉपर्टी की परचेज या सेल की, या कि आपने कोई गाड़ी खरीदी और या फिर गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर होती है। तो एक ये ऐसी रीजनेबल, मतलब मेजर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर एक बहुत रीजनेबल अमाउंट ऑफ टैक्स आपका कट जाता है। प्रॉपर्टी की सेल पे अंडर सेक्शन 236 ही एक सर्टन परसेंटेज है जिसके मुताबिक आपका ये टैक्स विदहेल्ड होता है। वो आपके लिए एडवांस टैक्स है। वो टैक्स आपकी एनुअल टैक्स, जो आपकी सैलरी इनकम के ऊपर जो एनुअल टैक्स की लाइबिलिटी निकली है उसके अंदर एडजस्टेबल है। जितना भी वो आपने एडवांस टैक्स वहां जमा करवाया है, आप उसका जो एक सर्टन एक चालान जनरेट होता है, वो चालान आप अपने एम्प्लॉयर को दीजिए इन ट्रांजैक्शंस पे जो आपका कटा टैक्स। और वो आपकी एनुअल इनकम के ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी है, आपका एम्प्लॉयर उस अमाउंट से आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। और रिमेनिंग जो आपकी लाइबिलिटी रह जाएगी, वो आपके उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मतलब टैक्स को कैलकुलेट करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये अपना चालान एम्प्लॉयर को दें। तो वो ही फिर एडजस्ट कर सकता है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए ताकि आप अपने टैक्स को ओवरबर्डन होने से बचाएं और एडिशनल टैक्स ना आप दें। इसके अलावा कुछ एडजस्टेबल टैक्सेस और भी हैं, जो कि इस तरह सिग्निफिकेंट उनका इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनको भी, अगर आपको ये मिल जाते हैं इसकी एविडेंस, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही आप अपने एम्प्लॉयर से एडजस्ट करवा लीजिए। और अगर नहीं तो लेटर स्टेज पे आप जब अपनी एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो इनको ज़रूर आप जो है वो एडजस्ट करें। जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफ़ोन बिल्स और आपने नोटिस किया होगा जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, उसमें भी आपका एडवांस टैक्स कट रहा होता है। तो ये वो टैक्स हैं जो कि आपके एडजस्टेबल टैक्स हैं, जिससे आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी जो डिटरमिन हुई है, वो आपकी इससे रिड्यूस हो सकती है। ये एडजस्ट कर सकते हैं उनको। अच्छा, इसके बाद है एनुअल कार टोकन टैक्स। ये भी एडजस्टेबल है। आपने देखा होगा 1000 सीसी तक की गाड़ी को तो एक ही दफ़ा लाइफ टाइम टोकन लगता है और उसमें जो टैक्स लगेगा वो वन टाइम होगा। बट 1000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ी है, उसका हर साल कार का टोकन जो है वो लगता है और उसमें एक सर्टेन अमाउंट जो है वो टैक्स की होती है जो एडजस्टेबल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी आपने देखा है कि उसमें भी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर आपका बिल आता है, तो उसमें एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ होता है जो कि एडजस्टेबल है। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टैक्स की लायबिलिटी में, और उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसको आप ओवरबर्डन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कुछ एग्जम्पशंस की। यहाँ ये एक चीज़ समझ लीजिए कि एग्जम्पशंस वो हैं जो आपकी एनुअल इनकम को उसमें से एग्जम्प्ट हो जाती है अमाउंट टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। लाइक, अभी एक जनरल परसेप्शन ये है कि जो मेडिकल अलाउंस, जो आपको कोई भी अलाउंस जो है आपकी ग्रॉस ही फुली टैक्सेबल है और कोई अलाउंस जो है वो अब आपके पास एग्जम्प्ट नहीं है। जबकि मेडिकल अलाउंस लॉफुली, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज एग्जम्प्ट। आप मेडिकल अलाउंस को अपनी सैलरी में, और अभी आप ये भी कर सकते हैं कि आप बेसिक सैलरी, अपनी ग्रॉस सैलरी को ही बेसिक सैलरी डिटरमिन कर सकते हैं। ये कंपनी पॉलिसी है, क्योंकि बेसिक सैलरी को पहले अलहदा सेग्रीगेट करने का या 60% तक रिड्यूस करने का एक बुनियादी मकसद ये होता था कि जो उसके ऊपर पर्क्स थे वो टैक्सेबल होते थे, बेसिक के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता था और कुछ पर्क्स जो थे वो एग्जाम्प्ट होते थे।
तो अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक मेडिकल अलाउंस ही एग्जम्प्ट है, तो आप अपने ग्रॉस को बेसिक भी डिटरमिन कर सकते हैं, बट इट्स कंपनी पॉलिसी। तो 10% तक आपकी बेसिक का ये मेडिकल अलाउंस एग्जम्प्ट है। ज़कात जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम से वो आपको रिड्यूस कर देती है। जितनी आपने ज़कात पे की है वो नेट ऑफ हो जाएगी आपकी इनकम, और रिमेनिंग के ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी डिटरमिन होगी। तो ये कुछ आपके पास टैक्स की एग्जम्पशंस भी अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे टैक्स क्रेडिट्स हैं जो जनरली लोगों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और इस इंफॉर्मेशन का होने से आप अपनी प्लानिंग भी बेहतर कर सकते हैं। लाइक आप अगर फॉर एग्जांपल चैरिटी आप कर रहे हैं, तो आप अगर रिकॉग्नाइज्ड इदारे, लाइक उन इदारों में जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिस तरह के ज़कात के लिए भी यही मामला है कि आपने ज़कात अप्रूव्ड अगर इंस्टीट्यूट में करेंगे और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू करेंगे ही, तो आप उसका जो है वो क्लेम टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। और ये जो चैरिटी भी आप कर रहे हैं, तो डोनेशन आप ऐसे इदारों में करें जो कि जिस तरह सेक्शन 236 के तहत एनपीओ अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहीं पे अगर आप कर रहे हैं और प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, जिसकी एविडेंस और आपके पास रिसीट भी हो, तो आपकी वो जो मैक्सिमम सीलिंग है बेस्ड ऑन योर डोनेशन, आप अप टू 30% जो है आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी में। इसके बाद पेंशन फंड्स में अगर आप करते हैं पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट, तो आपकी लाइबिलिटी जो है अप टू मैक्सिमम 20% तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अभी सीनियर सिटीजन्स के हवाले से भी आपकी अगर एज 60 से ज़्यादा और इनकम 1 मिलियन से कम है, तो आपकी 50% रिडक्शन है टैक्स लायबिलिटी में। डिसेबल के लिए आपको एक प्रॉपर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है एफबीआर से, आपका स्टेटस डिटरमिन होता है और उसके बाद आप की टैक्स की एग्जम्पशन है। एक नई डेवलपमेंट टीचर और रिसर्चर्स के लिए दोबारा से इसको रीस्टोर कर दिया गया है 25% रिबेट को। तो ये वो टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स एग्जम्पशन और एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें मालूम हो अब जबकि आप 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपके लिए ये एक बिल्कुल एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक तो आपको 2025 की जो रिटर्न है वो कंप्लीट आपको मैं बताऊँ, आपको ऑनलाइन सामने करके दिखाऊँ और कहाँ-कहाँ पे इसके इफ़ेक्ट्स आने हैं, किन सेक्शंस में, किन फ़ील्ड्स में इनको इनपुट करना है क्लेम करने के लिए। और सेकंड उसके बाद मैं आपको रिफंड का भी एक तरीक़ाकार भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि अगर आपके रिफंड्स बनते हैं तो जनरल परसेप्शन ये है कि बस अब वो जो है वो नहीं कर सकते क्लेम। तो उस पे भी मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, और अगर आप ये समझते हैं कि ये एक मुफ़ीद इन्फॉर्मेशन है और इसको तमाम सैलरीड क्लास तक पहुँचना है, तो प्लीज़ इसको अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।